जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुधार आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 18 तक की संभवित सैलरी कितनी हो सकती है 8वें वेतन आयोग में, तो आपके लिए वीडियो बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में वो टेबल तो शेयर करूंगी, लेकिन इसके साथ साथ बात होगी संभवित फिटमेंट फैक्टर के बारे में, डीए मर्ज को लेकर क्या तैयारियां चल रही है इसके बारे में, ये और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई बहुत सारी अपडेट आज के इस वीडियो में शेयर होगी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कम्यूटेशन के बारे में। देखिए, जहां हमारे देश के कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में फैसला लेते हुए कम्यूटेशन के पीरियड को कम कर दिया है, वहीं पर अब केंद्र सरकार से जहां कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीदें हैं कि वो भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कम्यूटेशन की अवधि कम कर देगी। ऐसे में एक बहुत बड़ी अपडेट कम्यूटेशन को लेकर आई है, जिसको आज के इस वीडियो में देखेंगे। ये और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को हाइप करके इस वीडियो को ज्यादातर कर्मचारी पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स तक पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए पहले कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की और साथ ही में कम्यूटेशन से जुड़ी हुई अपडेट की। तो देखिए, सबसे पहला एक कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम जी पेंशन कम आ रही है, रिकवरी हो रहा है, क्या करें, कोई सॉल्यूशन बताइए। देखिए, लगातार जहां हम पेंशन बढ़ोतरी के बारे में बात करते हैं, पेंशन क्रेडिट के बारे में बात करते हैं या पेंशन के मैसेज के बारे में बात करते हैं, उसके साथ मैं इस चैनल के माध्यम से हमेशा प्रयास करती हूं कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को या उनके डिपेंडेंट को अगर पेंशन से रिकवरी आई है तो कैसे खुद वो अपनी मदद कर सकते हैं, कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, कैसे क्या करना है रिकवरी वाले मामलों में। लगातार मैं उसके बारे में बात करती रहती हूँ और इसी का जो ये हम मेहनत कर रहे हैं, जो ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स को अगर रिकवरी आई हो तो उसको परेशानी ना हो, ये उसी का नतीजा है कि देखिए इस चैनल के माध्यम से जो हम जानकारी शेयर हमने की है रिकवरी को लेकर, उसी से देखिए बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको मदद मिली है, उनकी रिकवरी रुकी है। ये अमाउंट कहीं 8 लाख का था, कहीं 17 लाख का था। इतने बड़े बड़े अमाउंट जो है जो रिकवरी के तौर पर काटे जाने थे वो बंद हुए हैं। अब ऐसे मामलों में क्या करना है मैं फिर से दोहरा देती हूँ। रिकवरी आई है तो सिंपल 3 स्टेप आपको लेने हैं। सबसे पहले स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है तो स्पर्श पोर्टल पर जाकर लॉगिन कर आपको जो है पेंशन स्लिप डाउनलोड करनी है। रिकवरी कितने लाख की है, कितना अमाउंट कटना है, कब तक कटना है, ये जान लेना है। पेंशन स्लिप में सारी जानकारी होगी। इसके बाद आपको स्पर्श पे और सीपी ग्राम दोनों ही में आपको जो है कंप्लेन दर्ज करानी है कि हमें ये बताइए कि ये रिकवरी कब से कब तक की है, सही में ये अमाउंट आपने हमें दिया भी है या नहीं। क्योंकि देखिए, स्पर्श टीम के द्वारा भी बहुत सारी गलती होती है। कई सारे रिकवरी केस में जो है रिकवरी गलत होती है, तो ये रिकवरी वहीं से रुक जाएगी। तो ये 2-3 आसान स्टेप है जो जरूर से फॉलो करिएगा। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। हमारे एक पेंशनर्स लिख रहे हैं कि ये जो सरकार है पीएमआर पेंशनर्स को ओआरओपी कभी नहीं देगी। देखिए, हमें किसी से उम्मीदें नहीं है, लेकिन हमें इस देश की न्याय प्रक्रिया पर जरूर से उम्मीदें हैं। जब जब किसी कर्मचारी पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स या उनके डिपेंडेंट ने कोर्ट का दरवाजा खटकाया है, उनको न्याय जरूर से मिला है। अभी वेस्ट बंगाल का मामला हमारे सामने है। डीएडीआर को लेकर वो काफी समय से परेशान हो रहे थे। फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट से फैसला जो है कर्मचारी और पेंशनर्स के हक में आया। अभी पीएमआर वेटरन्स को ओआरओपी देने का जो केस चल रहा है माननीय एफटी न्यू दिल्ली में, उसका जो भी डिसीजन आएगा, केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया है। अब एफटी में मामला चला है, अब हो सकता है कि हाई कोर्ट उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी खुला है। देर सवेर ही सही, लेकिन हर एक पीएमआर वेटरन्स को न्याय जरूर से मिलेगा, इतना विश्वास हमें रखना चाहिए। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये जो एक डिपेंडेंट है, देखिए मैंने उनको बहुत बार जवाब दिया है, आज फिर से यही कमेंट आया है, मैं इनको जवाब दे रही हूँ। और जवाब इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि देखिए इस कमेंट के नीचे
इस कमेंट पे रिप्लाई करते हुए किसी ने ये भी लिखा था कि ये मैडम कभी जवाब नहीं देंगी आपको, और किसी अन्य चैनल का नाम लिखकर लिखा था कि उस चैनल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपको वहां से जवाब मिल जाएगा। देखिए हमारे YouTube में बहुत सारे हमारे डिफेंस के जो पेंशनर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स शुरू हैं, जानकारियां अच्छी देते हैं, मदद भी कर रहे हैं अपने तरीके से, आपको उनकी जानकारियों से फायदा भी हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए हम इस चैनल से कोशिश करते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं ये प्रयास करती हूँ कि मेरे किसी भी व्यूअर्स को, मेरे पेंशनर्स भाइयों को या मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनों को या उनके डिपेंडेंट का एक भी पैसा खर्च हुए बिना उनकी जो समस्या है उसका उनको समाधान मिले। अब देखिए मैं इस कमेंट्स को पढ़ लेती हूँ और मैं फिर से जवाब दे देती हूँ। जिन्होंने भी ये कमेंट किया है प्लीज मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क करिए, क्योंकि ये बीएसएफ से रिटायर्ड पेंशनर्स का मामला है। तो ऐसे में, और ये क्योंकि देखिए अभी इसमें तो लिखा हुआ नहीं इन्होंने कि 2018 में रिटायर होकर आए थे, मुझे पीपीओ वगैरह चेक करना पड़ेगा। उस पीपीओ चेक किए बिना मैं नहीं बता पाऊंगी कि बेसिक सही है या गलत है। तो प्लीज आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करिए ताकि आपकी जो समस्या है उसका हम समाधान कर सकें। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एक सर्विसमैन, लास्ट डेट प्लीज इसके बारे में बताइएगा। मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करने के लिए लास्ट डेट कौन सी है, आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, या जो उसके पैसे वगैरह आए हैं, कुछ पेंशनर्स को मिले हैं कुछ को नहीं मिले हैं इस क्लेम के पैसे, उसके बारे में जानना चाहते हैं, आप फिर से एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को क्लेम करने का समय कब तक का था, तो उसके बारे में इसका जो लेटर है वो मैं लेकर जल्दी से वीडियो में शेयर कर दूंगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम जिनको दोबारा कम्यूटेशन लेना है पे रिवाइज्ड होने के बाद इस बारे में भी वीडियो बनाकर इंफॉर्मेशन दीजिए। देखिए अगर आपको रिटायरमेंट के बाद एमएससीपी मिलती है, आपको एक नेक्स्ट रैंक का पैसा मिलता है, तो कम्यूटेशन कई बार जो है पे होता है। कोई भी ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जिनको कम्यूटेशन लेना है, तो माइग्रेशन जब स्पर्श में हो गया है तो उसके द्वारा ही जो है ये सारी कार्रवाई होती है, नहीं तो आप नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि रीना बहन जी पुरानी पेंशन का मैसेज आया है, स्पर्श से डीआर उतना ही है जितना पहले था। जैसे कि मैंने कहा था कल शाम के वीडियो में भी हमने यही बात की थी, सुबह की वीडियो में भी यही बात की थी कि देखिए कुछ एक पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें उतनी ही पेंशन मिली है जो इससे पहले मिलती आई थी, मई महीने की पेंशन बढ़ी हुई नहीं आई है। अब ऐसे सारे मामलों में सीपीग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। आप स्पर्श में भी लॉगिन करके ग्रीवेंस दर्ज करा सकते हैं, पर स्पर्श में जल्दी से जो है सॉल्यूशन नहीं मिलता, ऐसे में सीपीग्राम जो है वो बेटर ऑप्शन है। जितना भी लेट आपकी बढ़ी हुई पेंशन आपके खातों में आएगी उतना एरियर जो है आपका बनेगा, तो इस बात का भी ध्यान जरूर से रखिएगा। तो चलिए ये कुछ कमेंट्स थे जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने या उनके डिपेंडेंट ने अपनी पेंशन संबंधी सवालों को शेयर किया था। और साथ ही में आज जब मैं इतने कमेंट्स में पढ़ चुकी हूँ और उनका जवाब दे चुकी हूँ, तो इसके बाद एक और बात कर लूं कि देखिए जो भी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स या डिपेंडेंट है, वो जब अपने पेंशन संबंधी सवालों को पूछते हैं तो जो मेरा लेटेस्ट वीडियो होता है उसी पर पूछिए, ताकि उनके जवाब देने में या वो सवाल मेरे सामने में थोड़ा आसानी आए। तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी अपडेट और इसके साथ पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 18 तक की संभवित सैलरी के बारे में। तो देखिए 8वां वेतन आयोग आपकी सैलरी का वित्तीय खाका जो है अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, इसमें फिटमेंट फैक्टर की भी बात होगी। वेतन की संरचना की बात करें तो आपका पैसा कहां से आता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। फिटमेंट फैक्टर जो है सीधे तौर पर आपके वेतन और सबसे बड़े हिस्से यानी कि जो बेसिक है उसको प्रभावित करता है। 51.5% मूल वेतन, ये जो बेसिक पे है, ये वह आधार है जिसे फिटमेंट फैक्टर बदलता है। अब देखिए इसके साथ अगर आगे बढ़ते हुए बात करें तो 30.9% की महंगाई भत्ता, इसमें डियरनेस अलाउंस होता है। 15.4% मकान किराया भत्ता यानी हाउस रेंट अलाउंसेस होता है एचआरए, और 2.2% जो है परिवहन भत्ता यानी टीए अलाउंसेस होता है। इसी के साथ फिर जो है ग्रोस सैलरी तय होती है। इसके बाद देखिए सरकारी कर्मचारियों के 18 स्तर लेवल जो है यानी सरकार पे कमीशन की गणनाएं इन विशिष्ट समूहों के आधार पर लागू होती है। अब कौन से विशिष्ट स्तर है, देखिए लेवल 13 से 18 जो ग्रुप ए के कर्मचारी हैं, जो मेन अधिकारी और कैबिनेट सचिव उनके दायरे में आते हैं। अब लेवल 10 से 12 की अगर बात करें तो ग्रुप बी के कर्मचारी होते हैं। लेवल 2 से 9 तक ग्रुप सी के कर्मचारी, और लेवल 1 प्रवेश स्तर या ग्रुप डी के कर्मचारी होते हैं। ये एक सैलरी स्ट्रक्चर है। इसके बाद देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनों के लिए और डिपेंडेंट के लिए कि फिटमेंट फैक्टर क्या है।
तो ये एक मल्टीप्लायर है जो कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का नया स्तर तय करता है। सैलरी बढ़ेगी, मतलब सैलरी का बेसिक बढ़ेगा, पेंशन का बेसिक बढ़ेगा, तो हाउस रेंट अलाउंसेस है यानी HRA, TA और इसके साथ साथ जो दूसरे अलाउंसेस है उस पर भी बढ़ोतरी होगी। तो फिटमेंट फैक्टर जो है वो काफी मायने रखता है। अब देखिए मूल वेतन जो है यानी जो करंट बेसिक पे है, वर्तमान बेसिक पे जो है आपकी, उसको फिटमेंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी रिवाइज्ड बेसिक पे यानी 8वें वेतन आयोग के तहत हमारी नई बेसिक जो है वो आएगी। अब देखिए फिटमेंट फैक्टर कैसे तय होता है, तो जो है इसके लिए कर्मचारियों की जरूरतें देखी जाएगी, सरकार की वित्तीय क्षमता देखी जाएगी, बहुत सारे चीजों का आंकलन करके जो है 8वें वेतन आयोग की जो कमिटी है वो अपनी सिफारिशें तय करेगी। देखिए रिसेट मैकेनिज्म की बात करें तो महंगाई भत्ता यानी DA का क्या होता है, यानी 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा तो DA जो अभी तक हमें निरंतर साल में 2 बार मिल रहा है उसका क्या होगा, उसके बारे में भी बात करते चले। क्या ये मर्ज हो जाएगा? एक नए आयोग की शुरुआत में सूचकांक यानी बेस इंडेक्स जो होता है उसकी पूर्ण गणना होती है, यानी DA जो है वो 0 से रिसेट होता है। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें मूल वेतन यानी बेसिक पे, तो नया पे कमीशन लागू होने पर DA जो है ये मूल वेतन में मर्ज हो जाएगा। ऐतिहासिक संदर्भ अगर देखें 7वां वेतन आयोग 2016 की बात कर लेते हैं। देखिए इस्तेमाल किया गया फैक्टर था 2.57, जो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए किया गया। वेतन 2.57 गुना नहीं बढ़ा था, इसे आधार में जोड़ा गया था। वास्तविक वेतन वृद्धि यानी रियल सैलरी इंक्रीज जो हुआ था 14.3% हुआ था। जो 8वें वेतन आयोग में अभी जो अगर मांग है या कुछ एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट कह रही है कि 30 से 35% के बीच जो है वेतन वृद्धि हो सकती है। अगर इतनी भी वेतन वृद्धि हुई तो सैलरी जो है या पेंशन जो है इसमें बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। चलिए अब वर्तमान आधार क्या है, यानी अभी के हिसाब से 7वें वेतन आयोग के प्रमुख आंकड़े देखते चले। 8वें वेतन आयोग की गणना के लिए यह वर्तमान मूल वेतन यानी बेसिक पे है। लेवल 1 की अगर बात करें तो 18,000 रुपए, लेवल 5 की बात करें तो 29,200 रुपए। इसके साथ देखिए लेवल 10 की बात करें तो 56,100 रुपए, और अगर हम बात करें लेवल 15 की तो 1,82,200 रुपए ये बेसिक पे है सैलरी की। और लेवल 18 जिसमें मैंने बात की थी कि सचिव वगैरह आते हैं, उनकी जो है शीर्ष स्तर पे 2.5 लाख रुपए तक की बेसिक पे है। अब ये बढ़कर कितनी हो जाएगी पूरी टेबल हम देखेंगे, आज विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। देखिए आपका नया वेतन क्या हो सकता है, लेवल 1 से लेकर 12 तक के लिए बात करते हैं। प्रवेश और मध्य स्तर के कर्मचारियों के लिए अनुमानित मूल वेतन यानी बेसिक पे की सीमा क्या है। सिनेरियो ए देख लीजिए, फैक्टर 2.57x, L1 से लेकर L4 तक देखिए 46,260 से लेकर 65,535 तक रह सकती है। इसी तरीके से L5 से लेकर L8 की बात करें तो 75,044 से लेकर 1,22,332 तक रह सकती है। L10 9 से लेकर L12 की अगर बात करें पे लेवल तो देखिए 1,36,467 से लेकर 2,02,516 तक रह सकती है। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं सिनेरियो बी की। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.0 पहुंचा तो भी आप जैसे कि देख पा रहे हैं अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी 54,000 से लेकर 76,500 तक। और इसके साथ साथ अगर फिटमेंट फैक्टर 3.25 तक पहुंच गया तो देखिए 58,500 से लेकर 94,900 तक। तो और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं जैसे जैसे फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा बढ़ रहा है हमारी जो बेसिक है सैलरी की उसमें भी अच्छा खासा बढ़ोतरी हो रही है। और इसी के साथ अगर सैलरी में बढ़ोतरी होगी तो पेंशन में भी बढ़ोतरी होने वाली है। तो जैसे जैसे फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा बढ़ रहा है हमारी जो सैलरी है वो बढ़ रही है। इसके साथ एक और बात यहां पर मैं नोट कर लूं कि देखिए पे लेवल मर्ज की जो मांग रखी जा रही है 8वें वेतन आयोग में, ये भी अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखिए पे लेवल 13 से लेकर 13A की बात करें या पे लेवल 14 से लेकर 18 की बात करें, जिनकी सैलरी अभी भी लाखों में है, बेसिक पे लाखों में है, ग्रोस सैलरी तो इनकी 4-4.5 लाख के भी ऊपर जा रही है, तो उनकी भी आप देख सकते हैं कि फाइनली अगर 2.57 भी हुआ तो पे लेवल जिनकी 18 है 6,82,500 तक पहुंच रही है। 6,82,500 यानी ये बेसिक आप समझ लीजिए। और अगर फिटमेंट फैक्टर 3.25 तक पहुंचा तो इसके लिए 8,12,500 रुपए ये बेसिक होगी सिर्फ। और फिर जैसे जैसे डीए बढ़ेगा, डीआर बढ़ेगा तो उसके हिसाब से जो है इसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। लेकिन अब देखिए आप एक बात तो अभी तक का वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि क्यों पेच जो है वेतन आयोग की कमेटी हो, कर्मचारी संगठन हो या केंद्र सरकार हो, इसके बीच जो है फिटमेंट फैक्टर को लेकर पेच फंस सकता है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में लगातार एक सवाल आ रहा था कि महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है। आज हम बाजार में कोई चीज खरीदने जाते हैं, हम दवाइयों के दाम देखते हैं, हम जीवन जरूरियाती चीजें देखते हैं, कपड़े, एजुकेशन, इन हर चीज में हमें महंगाई दिखती है। पर AICPIX के आंकड़ों में, महंगाई भत्तों के आंकड़ों में जो है महंगाई क्यों नहीं दिख रही है? क्या वजह है कि हमारे महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है? अब देखिए, 1 जनवरी 2026 तक जो महंगाई भत्तों का आंकड़ा 60% पहुंचा है ना, यही फिटमेंट फैक्टर को तय करेगा। अगर ये आंकड़ा 100 के ऊपर होता तो फिटमेंट फैक्टर जो है वो बेहद ही ज्यादा होता, जैसे 7वें वेतन आयोग में था 125% जो है महंगाई भत्ता था, तब जाकर हमें 2.57 जो है फिटमेंट फैक्टर मिला था। अब 60% महंगाई भत्ते में हम कितने फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद कर सकते हैं? अब इसमें केंद्र सरकार के द्वारा जो वेतन वृद्धि का आंकड़ा आएगा वो मायने रखेगा और उसी से मिलाकर जो है नया फिटमेंट फैक्टर बनेगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, अगर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा हुआ तो केंद्र सरकार पर आर्थिक दबाव बहुत ज्यादा आएगा और शायद यही वजह होगी कि 8वें वेतन आयोग की तैयारी 2-3 साल पहले से शुरू हो गई होगी। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कम्यूटेशन से जुड़ी। तो देखिए, हर एक कर्मचारी, चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, उनके मन में एक ही सवाल है, 15 साल तक पेंशन की कटौती, क्या ये कानूनी रूप से सही है? देखिए, क्या सरकारी कर्मचारियों से पेंशन के नाम पर जरूरत से ज्यादा वसूली हो रही है? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने उठाया है एक ऐसा सवाल जिसने केंद्र और राज्य सरकारों की नींद उड़ा दी है। देखिए, एक विस्तार से कम्यूटेशन से जुड़ी हुई डिटेल फाइल जो है पहले ही वित्त मंत्रालय के पास पहुंचा दी गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ये फाइल पहले से पहुंचा दी थी और इसको लेकर काफी प्रयास भी हो रहे हैं। बकाया उसमें अच्छी तरीके से समझाया गया है कि जो 15 साल तक पैसा काट रहे हैं ना, आज के ब्याज दर के हिसाब से वो पैसा जो है 11 या कम से कम 12 साल में आपके पास आ ही जा रहा है, अच्छे खासे ब्याज के साथ आ रहा है। फिर ये 3 साल का एक्स्ट्रा पैसा क्यों काटा जा रहा है? कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत क्यों नहीं दी जा रही है? अब इस पर देखिए, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का एक सख्त जो सवाल आया है, पेंशन कम्यूटेशन का चक्र समझते चले, एडवांस रकम के बदले लंबी कटौती हो रही है। अब इस वीडियो को अगर कोई कर्मचारी देख रहे हैं, चाहे वो हमारे सोल्जर हो या फिर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य विभागों के या राज्यों के जो कर्मचारी देख रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और इसके बाद आपका दिमाग क्लियर, आपके मन में ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कम्यूटेशन लेना है या नहीं। आज या कल जब आप रिटायर होकर आएंगे तो कम्यूटेशन लेना है या नहीं लेना है, इसका डिसीजन आप इस वीडियो को देखकर जरूर से बना पाएंगे, क्योंकि इस पूरे चक्र को समझने की जरूरत है। देखिए, सरकारी कर्मचारी अपनी भविष्य की पेंशन का एक हिस्सा एडवांस में ले सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है पूरे 15 साल यानी 180 महीने तक लगातार पेंशन को कटवाकर। रिटायरमेंट पर एक साथ जो एडवांस मिलता है, तो देखिए वो अधिकतम 40% पेंशन का वो हिस्सा होता है। अब इसके बदले देखिए, लगातार 180 महीने तक वो पेंशनर जो है उसका भुगतान करता रहता है, लेकिन जो पैसा काटा जा रहा है वो 3 साल पहले ही जो है ब्याज सहित खत्म हो रहा है। फिर भी ये एक्स्ट्रा कटौती क्यों हो रही है? एक रिटायर कर्मचारी की याचिका से शुरू हुई एक ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई है ये, जिसको मैं शेयर कर रही हूं। याचिका क्या थी? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ थी। न्यायाधीश थे माननीय जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा जी। इन्होंने देखिए क्या कहा है। एक पेंशन की याचिका पर मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को नोटिस थमा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो अपने कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए कम्यूटेशन की अवधि को पहले ही कम कर चुके हैं। इसमें से गुजरात का भी एक राज्य है। अधिसूचना वगैरह सब इसको लेकर जारी हो चुका है। ये गुजरात के कर्मचारी पेंशनर्स के लिए एक अच्छी बात है कि रिटायरमेंट के टाइम बाद अगर वो कम्यूटेशन लेते हैं रिटायरमेंट के समय, तो उनको पूरे 15 साल के बजाय कुछ शायद 11 या 12 साल तक का है पैसा जो है वो देना पड़ेगा। उसके बाद 3 साल की उनको राहत मिल रही है। तो अन्य राज्य या केंद्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? और इस मामले में देखिए उनको नोटिस भी गया है। हाई कोर्ट का सबसे बड़ा सवाल है, जब मूलधन और ब्याज वसूल हो रहे हैं तो 15 साल तक कटौती क्यों हो रही है? कोर्ट की सबसे तीखी टिप्पणी क्या थी? जो पैसा कर्मचारी ब्याज समेत पहले ही चुका चुके हैं वो फिर भी उनकी जेब से क्यों काटा जा रहा है? मूलधन प्लस ब्याज की वसूली को लेकर यहां पर जो है डिटेल में बात की गई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार या राज्य जिनको इनको जवाब देना पड़ेगा। अब जब एक हाई कोर्ट की तरफ से यहां बात उठी है तो ये मांग आने वाले दिनों में और तेज भी हो सकती है या इसको लेकर और भी प्रयास हो सकते हैं। कर्मचारी संगठन तो लगातार इसको लेकर प्रयास
कर ही रहे हैं। और देखिए 10 को पुराना 15 साल का नियम और आज के समय में कितना प्रासंगिक है। पुराना नियम क्या था? ये 10 को पुराना नियम है जो 15 साल के पैसे कटता है। पुरानी जीवन प्रत्याशा पर आधारित था। बिना बदलाव के 15 साल की फिक्स्ड कटौती यहाँ पर होती है। अब देखिए आधुनिक यथार्थ क्या है, कोर्ट का दृष्टिकोण क्या था, यह समझना जरूरी है। वित्तीय गणनाएं बदल चुकी है, मूलधन की जल्द रिकवरी हो रही है, अधिक अवधि को घटाकर 10 या 12 साल किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ 12 साल भी नहीं बल्कि 10 साल की बात हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो पेंशनर्स का पूरे 5 साल का पैसा जो है वो बच जाएगा। चलिए, जो पैसा ब्याज सहित चुका दिया उसकी वसूली बुजुर्गों के साथ अन्याय है। सालों साल यह अतिरिक्त कटौती जारी रखना बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। अदालत का सख्त इशारा इसी ओर है। तो अब देखिए उम्मीद करती हूं कि 8वें वेतन आयोग में कम्यूटेशन की इस अवधि को जरूर से खत्म किया जा सकता है और करना भी चाहिए। और इसी के साथ जहां आज कम्यूटेशन से जुड़ी हुई मैं जानकारी शेयर कर रही हूं, तो इसी के साथ देखिए मैं एक बात और यहां शेयर कर दूं कि जो हमारी फैमिली पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन से कम्यूटेशन नहीं कटना चाहिए। अभी लगातार 2-3 दिन से ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे, 1-2 के मैंने जवाब भी दिए वीडियो में, जहां एक फैमिली पेंशनर्स कह रही थी कि मेरी हस्बैंड की डेथ 2012 में हो गई थी, उसके बाद भी मेरी पेंशन से कम्यूटेशन कटता रहा, लगातार 17 साल तक कट रहा जो है कम्यूटेशन अभी भी कट रहा है। तो इसमें देखिए सभी को फैमिली पेंशनर्स को भी जागरूक रहने की जरूरत है। किसी भी फैमिली पेंशनर्स की पेंशन से कम्यूटेशन कट रहा है, जल्दी से सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा के जो है आप इसको बंद करा दीजिए। इसी के साथ देखिए अदालत की सख्त चेतावनी क्या आई, तार्किक स्पष्टीकरण दे या हार के लिए तैयार रहें। माननीय अदालत ने सरकारों को स्पष्ट चेतावनी दी है, या तो इस समय 15 साल की अवधि का कोई ठोस तार्किक और उचित स्पष्टीकरण दे, या फिर कोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाने के लिए तैयार है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ये पता चली गया होगा कि कुछ ऐसे हाईकोर्ट थे जिन्होंने केंद्र के या राज्य सरकारों के हित में फैसले दिए थे और कहीं पर पेंशनर्स के हित में देखिए फैसले आ रहे हैं, या कर्मचारियों के हित में फैसले आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आने वाले दिनों में इससे जुड़ी हुई कोई अपडेट जो है हमें जरूर से देखने के लिए मिल सकती है। और देखिए इस ऐतिहासिक फैसले पर टिकी है देश के लाखों पेंशन भोगियों की नजर। तो इसको लेकर जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से हम जरूर से शेयर करेंगे, क्योंकि ये कम्यूटेशन से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे करोड़ों कर्मचारियों और लाखों पेंशनर्स के हित का मामला है। और इस चैनल के माध्यम से हम यही प्रयास करते हैं कि सभी के वेलफेयर की बात हो या सभी के हित की बात हो या कोई अपडेट्स वगैरह हो तो समय से रहते हुए आपके साथ शेयर करें। पर आपको भी क्या करना है, आपको भरोसेमंद जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और खास रिक्वेस्ट है मेरी कि नोटिफिकेशन ऑन रखना है ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो आज तक के लिए यही जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसे लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।